सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 मतलब रियल नंबर का वन शॉट रिवीजन रहने वाला है। बेटा ये वीडियो आप लोगों को एग्जाम के टाइम पे काफी बेनिफिट देगा, बिकॉज ये एक लास्ट डे रिवीजन के हिसाब से तैयार किया गया। चलिए बेटा, आपकी स्क्रीन पर दिख रही है पीपीटी। ये देखिए बेटा, इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, पहले एक्सरसाइज नंबर 1.1 के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना पड़ेगा, है ना। मतलब टोटल मिला के जो भी 6 से 8 क्वेश्चन है, अगर उसको अच्छी तरीके से सॉल्व करना है तो ये 500 पॉइंट को आपको अच्छी तरीके से क्लियर करना पड़ेगा। देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या दे रखा है इसके अंदर। पॉइंट नंबर 1 दे रखा है, एनी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटर्न एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब ये देखिए, जैसे एक नंबर दे रखा है 28, है ना। अब 28 को हम क्या करते हैं, एक बार फैक्टर करके देख लेते हैं। 2 के टेबल से, फिर 2 के टेबल से, फिर 7 के टेबल से। तो 28 मतलब 28 को किस तरीके से लिखा जा सकता है, 2 की पावर 2 इंटू 7, है ना। यही तो लाइन थी बेटा कि दुनिया का कोई सा भी नंबर रहता है कॉम्पोजिट नंबर, उसको हमेशा प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। ये क्या है, प्राइम फैक्टर, है ना। ये 2 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर और 7, और इसका क्या करा हम लोगों ने, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किया। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या आपकी स्क्रीन पर। सेकंड पॉइंट है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर इज कॉल्ड एचसीएफ। मतलब अगर मुझे कभी भी किसी भी नंबर का एचसीएफ निकालना है तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उन दोनों नंबर का या तीनों नंबर का फैक्टर निकालना पड़ेगा। फिर उन तीनों नंबर के फैक्टर के अंदर मुझे कॉमन देखना पड़ेगा कि इनके बीच में कॉमन नंबर क्या है। जो कॉमन तीनों में रहेगा, तीनों फैक्टर मतलब तीनों नंबर के फैक्टर में जो कॉमन नंबर निकलेगा, उसकी लोएस्ट पावर, उसकी स्मॉलेस्ट पावर को हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई। तो क्या निकल जाएगा हमारा एचसीएफ, है ना बेटा। हम आगे करने वाले इस क्वेश्चन को। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 क्या दे रखा है, एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। बेटा को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके अगर आप फैक्टर निकालोगे तो कॉमन फैक्टर हमेशा 1 निकलेगा, और अगर उनका कॉमन फैक्टर ही 1 है मतलब उसका एचसीएफ भी 1 ही होगा, है ना। फिर इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर इज कॉल्ड एलसीएम। मतलब पहले 2 से 3 नंबर लेते हैं हम लोग, उनका फैक्टर निकालते हैं, फिर देखते हैं उसके अंदर टोटल फैक्टर कितने हैं, कॉमन फैक्टर नहीं। एचसीएफ नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑल फैक्टर, सारे फैक्टर लेना पड़ेंगे, और सारे फैक्टर का क्या करना पड़ेगा, हाईएस्ट पावर लेना पड़ेगी, और सभी नंबरों की हाईएस्ट पावर, सभी ऑल फैक्टर्स के क्या करना पड़ेगी, हाईएस्ट पावर लेकर उसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो इससे क्या निकल जाएगा हमारा एलसीएम, है ना। एलसीएम को क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर, है ना। अगला ये बेटा शॉर्टकट मेथड है एलसीएम और एचसीएफ निकालने की। मतलब अगर क्वेश्चन में एलसीएम दे रखा है और एचसीएफ निकालने के लिए पूछा है, या बोल दिया हो कि एलसीएम को आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो उसके बाद एचसीएफ निकालो, तो हम भी क्या करेंगे, पहले एलसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेंगे। फिर ये जो फॉर्मूला जो दिख रहा है आपको, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर, इसको रखकर हम क्या कर लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, या एचसीएफ को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेंगे और ये फॉर्मूला रख के शॉर्टकट मेथड से एलसीएम निकाल लेंगे। क्वेश्चन की कंडीशन होती है बेटा, एक एग्जांपल है इस आपके एक्सरसाइज में, है ना, वो हम सॉल्व करेंगे तब मैं आपको रिमाइंड करा दूंगा। फिर अगला क्या दे रखा है, if the number is m to the power n for any number n where to end with digit 0 then m would be divisible by 2 and 5 both। मतलब मान के चलिए दुनिया का कोई भी नंबर दे रखा है, जैसे मान के चलिए a की पावर b, चलिए रेंदिए आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है, n की पावर n। तो बेटा ये n की जगह आप कुछ भी रखो, पर याद रखना जो m है, अगर n का आप फैक्टर करोगे और फैक्टर में कम से कम 2 और 5 ये 2 नंबर आते हैं, इसके अलावा बाकी और अदर नंबर भी आते हैं तो चलेगा, पर कम से कम 2 और 5 अगर फैक्टर के तौर पे आते हैं तो यही नंबर 0 डिजिट पे एंड होगा। अदरवाइज दुनिया का कोई सा भी नंबर कभी भी आप n की वैल्यू कुछ भी रखकर देख लो, 0 डिजिट पर एंड नहीं होने वाला है ना। जैसे 10 का आप पावर 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो,
20 की पावर 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 30 की पावर 1 2 3 कुछ भी रख लो, ये हमेशा 0 डिजिट पर एंड होंगे। क्यों? क्योंकि जब आप इनका फैक्टर निकालोगे तो क्या होने वाला है, इसके अंदर, इनके फैक्टर के अंदर 2 और 5 का एक कॉम्बिनेशन पेयर आने वाला है। ठीक है। और इसके अलावा दूसरे नंबर का आप कभी भी निकाल के देख लीजिए, इनके अलावा जिसके फैक्टर 2 या 5 दोनों नहीं आते, सिर्फ 2 आने से भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ 5 आने से भी काम नहीं चलेगा, दोनों का आना जरूरी है। ठीक है ना। ये भी एक प्रकार की फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस करी है आपके सामने, है ना। एक क्वेश्चन आने वाला है बेटा इसका भी, एक्सरसाइज 1.1 में, और आपके एग्जाम्पल में भी दे रखा है। इसके बाद अगला नंबर क्या दे रखा है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, मतलब जो प्राइम नंबर नहीं होता है ना। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो या तो खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। और कंपोजिट क्या होगा, जो खुद से भी होगा, 1 से भी होगा, इसके अलावा किसी एक अदर नंबर से भी डिवाइड होगा। जैसे देखिए आपकी स्क्रीन पर ये 5 दे रखा है, तो 5 का फैक्टर 1 into 5 है, मतलब 5 या तो 5 से डिवाइड होगा या 1 से होगा। पर अगर मैं 6 लिखूं तो 6 का क्या आ रहा है, 2 into 3, मतलब 6 को 6 तो डिवाइड ही कर सकता है, 1 भी कर सकता है, इसके अलावा 2 भी कर सकता है और 3 भी कर सकता है। मतलब 6 क्या हो गया है, कंपोजिट नंबर हो गया। क्या हो गया, कंपोजिट नंबर, है ना बेटा। ये फुल इंग्लिश मीडियम क्लास वालों के लिए लेक्चर रेडी किया जा रहा है, हिंदी मीडियम वालों के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे इसका। ठीक है, तो इसको कृपया करके इंग्लिश मीडियम वाले ही देखें, और अगर हिंदी मीडियम वालों के पास कैपेसिटी इसको देखने की तो आप बेशक देखिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन लास्ट में क्या दे रखा है कि अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन प्रॉब्लम आती है तो अगर वो नंबर डिवाइजर के तौर पे यूज हो रहा है तो हमें एलसीएम निकालना। बेटा हमने अभी लास्ट लेक्चर जैसे पहले रिकॉर्ड किया था, आप लोगों को याद है, रवि और सोनिया वाला, है ना। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी कि जो 2 नंबर दे रखे थे उसका आंसर बड़ा आने वाला था, मतलब वो जो दोनों नंबर थे वो डिवाइजर का काम कर रहे थे, और जो मैं आंसर निकाला तो वो डिविडेंड का ना, डिवाइडेंड बोलते हो जिसको, वो निकालना था। तो इस केस में हमको एलसीएम ही निकालना है। जहां क्वेश्चन छोटा और आंसर बड़ा, वहां क्या निकालना पड़ेगा हमको, एलसीएम। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। मैंने काफी क्वेश्चन उसके अंदर प्रैक्टिस के लिए भी दिए हैं, आपको उसी तरीके से करना है। आज मैं इसकी रियल प्रेजेंटेशन क्या हो सकती है ये आपको समझा दूंगा। चलिए, हमारा 1.1 के जितने भी कॉन्सेप्ट थे ये हम लोगों ने अभी रिपीट कर लिए। अब क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1.1 को क्या करते हैं हम लोग, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। पॉज करके आप इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपके लिए पीडीएफ स्पेशली अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो के साथ। आप चाहें तो उसका प्रिंट निकाल के बेटा सेपरेटली रख लेना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 1.1, 1.2 ऑल एग्जाम्पल एंड प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन अलग से दिए गए हैं, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। लास्ट डे अगर आप रिवीजन करते हैं 110% आपको इससे हेल्प मिलेगी एग्जाम के लिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 5 अलग अलग नंबर दिए थे जिनको आपको क्या करना था, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में शो करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो मैंने इसका 1 का 1, 1 का 2, 1 का 3 ऐसे करके क्वेश्चन को समझाया है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में एक साथ 5 नंबर नहीं आने वाले, 1 या 2 नंबर आएंगे एक साथ। तो आपको किस तरीके से करना आप देख लीजिए। देखिए इसको क्या करना था हमको, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है, एक्सप्रेस 140 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब क्या होता है कि जो नंबर दे रखा है 140, इसको क्या करना है, पहले इसके फैक्टर निकालना है, प्राइम फैक्टर, और उसके प्रोडक्ट के रूप में आपको दिखाना है। बेटा एक प्रकार का बेसिक क्वेश्चन है। आगे जो हम करने वाले हैं ना, एलसीएम, एचसीएफ, उसका वेरिफिकेशन, ये सभी चीजों का बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम, एचसीएफ निकालना है तो आपको ये फैक्टर निकालना सीखना पड़ेगा। ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है और नहीं तो एक प्रकार से आपका बेसिक का काम कर रहा है। देखिए 1.1 140 का हमने क्या करा, ये फैक्टर निकाला। फैक्टर क्या निकला हमारा, पहले 2 से डिवाइड करा, फिर 2 से, फिर 5 से, फिर 7 से। बेटा एक बात याद रखना है, एक और चीज, कुछ बच्चे क्या करते हैं 140 को देखा नहीं तो 5 से कर देते डिवाइड डायरेक्ट, है ना। बेटा डायरेक्ट किसी भी बड़े नंबर से आपको डिवाइड ही नहीं करना है ना। एक सिस्टमेटिक प्रोसेस रहती है, एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर रहती है, आपको वही फॉलो करना है। आपको क्या करना है, इसके अंदर छोटे छोटे टेबल्स को देखिए। अगर आखिरी में अगर मान के चलिए 0 या कोई सा भी इवन नंबर दे रखा है तो आपको 2 से स्टार्ट करना है ना। 2, 3, 5, 7, है ना। आपको जितने प्राइम नंबर की जो हमारी सीरीज है उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए इसको डिवाइड करना है।
देखिए 140 को करा तो 2 कितने बार आ रहा है, 2 टाइम। बेटा 2 इंटू 2 नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे यहाँ पर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, क्योंकि 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है बेटा, 2 बार रिपीट हो रहा है ना। और 5 और 7 1 टाइम है, तो हमने इसको इस तरीके से लिखा। बट बेटा इतना छोटा सा सॉल्यूशन और 2 नंबर आपके, ये 2 नंबर के अंदर पूछा जाता है। पर हाँ, नंबर भी आपको 2 दे रखेंगे, ठीक है ना, 1 नहीं दे रखेंगे। जैसे अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा हम लोगों को, एक्सप्रेस 156 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। देखो 156 को भी हमने क्या करा, इसके फैक्टर निकाले। क्या निकला फैक्टर, 2 इंटू 2, 2 बार आ रहा है, ये देखिए। इसके बाद 3 इंटू 13, है ना, इस तरीके से इसको लिखना। फिर अगला क्वेश्चन क्या दे रखा हमारे इसमें, ये नंबर दे रखा हमको 3825, है ना। बेटा हमने 3825 को देखते से हमें पता चल गया 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, हमने 3 से स्टार्ट करा। लग भी अच्छा हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, फिर 3 से हुआ, फिर 5 से, फिर 5 से, और लास्ट में 17 से डिवाइड हुआ, है ना। देखिए बेटा मैंने कभी भी पहले 17 या बाद में 5 यूज नहीं किया, आपको भी इसे ही कुछ करना है। ये 3 2 टाइम आया, 5 भी 2 टाइम आया, तो देख लिया हमने 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर लिखा, उसके बाद नीचे क्या करा, 13 लिखा, है ना। अब इसके बाद क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन 5005 को करना था। 5005 की भी हमने स्टार्टिंग कहां से करी, 5 से करी, तो 5, फिर 7 से, फिर 11 से, और फिर 13 से। देख लिया बेटा इस सीरीज वाइज क्या आ रहे हैं, प्राइम नंबर आ रहे हैं, है ना। और इसको हमने इस तरीके से शो कर दिया, ये हमारा आंसर रहता है बेटा, है ना। और ये इसकी स्टेप रहती है, हमेशा डायरेक्ट नहीं लिखना है कभी भी। एक तो 2 नंबर का, उसमें भी अगर आप एक ही लाइन लिखोगे तो क्या नंबर मिलेंगे आपको। आंसर सही जाना जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी है आंसर सही जाना, पर बेटा आंसर की प्रेजेंटेशन भी कंप्लीट होना जरूरी है ना। लास्ट आंसर लिखकर हमको नंबर थोड़ा देगा कोई भी। और ये फर्स्ट क्वेश्चन का सबसे फाइनल क्वेश्चन 7429, क्या करना है, इसको भी बेटा हमको फैक्टराइज करना पहले। देखिए बेटा इस वाले क्वेश्चन को आपको ढंग से देखना, क्योंकि आपने आज तक 2 3 5 7 11 13 यहीं तक डिवाइड करे, ये उसके आगे की स्टेप है। 17 19 एंड 23 ये इसके आगे के प्राइम नंबर है। तो बेटा इस क्वेश्चन को इस तरीके से टिपिकल बनाया गया है, ये देखिए, इसको इस तरीके से आपको शो करना है ना। अब ये देखिए इसके हमने क्या करें, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन बनाया। बेटा मैंने इसको क्या है ना, इजी टू टिपिकल वे में इसको तैयार करा। ये देखिए टाइप 1 ये थोड़ा इजी रहेगा आप लोगों के लिए, पहले ये सोल्व कीजिएगा, फिर टाइप 2 भी करना है, फिर टाइप 3 भी प्रैक्टिस करना है ना बेटा। इन तीनों की प्रैक्टिस करना है, लास्ट टाइम पे एग्जाम में काफी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। आप क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है इसके अंदर, कि पहले तो हमको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, किसका, 26 और 91 का, इन 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। उसके बाद क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लीकेशन है वो इन्हीं दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। मतलब 26, मतलब 26 और 91 का पहले निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ, फिर एलसीएम और एचसीएफ को अलग मल्टीप्लाई करेंगे उसके, और 26 और 91 को अलग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना बेटा। इसके भी 2 से 3 क्वेश्चन है, हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए प्रेजेंटेशन का ध्यान रखिएगा बस। टू फाइंड में आपको लिखना है एलसीएम एचसीएफ और इसका वेरिफिकेशन। फिर क्या करा हमने, पहले स्टेप हम लोगों ने इसके फैक्टर निकाले, फिर एलसीएम क्या था बेटा, एलसीएम की डेफिनेशन लिखी हमने यहाँ पर, देखिए एलसीएम का हमने कॉन्सेप्ट लिखा कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है ना। और लास्ट में हमने निकाला एलसीएम क्या होता है, ये क्यों, क्योंकि ऑल फैक्टर में हमको क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2 भी दिख रहा है, और 7 भी दिख रहा है, और 13 भी दिख रहा है ना। क्या क्या दिख रहा है, देखिए 2 7 और 13, तो तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, है ना। इधर कोई पावर ही नहीं है, तो ऑल फैक्टर के हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया। और एचसीएफ में कॉमन फैक्टर क्या है, 13 एंड 13, मतलब 13 इनका कॉमन है, तो हमारा एचसीएफ भी क्या होगा, 13 ही होने वाला है, ठीक है। चलिए अब इसको वेरिफिकेशन करना था, तो वेरिफिकेशन के लिए हमारी प्रेजेंटेशन ये रहने वाली है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इन, मतलब दैट 2 नंबर, है ना। अब क्या करना है, एलसीएम कितना निकला हमारा, एलसीएम निकला 182, एचसीएफ निकला 13, तो उसका मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है हमारा, 2366, और इधर 26 और 91 को भी मल्टीप्लाई तो कितना आ रहा है हमारा, 2366, ये याद रखना आप लोग। और लास्ट में इस लाइन को तो अच्छी तरीके से लिखना है ना, क्योंकि हमने वेरिफिकेशन कर दिया है इसका, तो हैंस वेरीफाइड लिखना आप लोगों को। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है,
तो आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, है ना। कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और क्वेश्चन का फोटो खींच के तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका आंसर क्या रहने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब उन्हें 2 नंबर की तरह यहाँ पर भी क्या करना है, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। इनका 510 और 92, 510, 510 एंड 92 का, और वापस इनका वेरिफिकेशन करना है। देखिए पहली स्टेप क्या रहने वाली है, पहली स्टेप रहेगी भाई टू फाइंड, है ना। हमको क्या क्या फाइंड करना है, ये 2 चीजें फाइंड करना है। सॉल्व करने की पहली स्टेप क्या रहेगी हमारी, पहले इनके फैक्टर निकालो, फिर क्या करो, एलसीएम निकालना है। तो इनके टोटल फैक्टर कितने दे रखे हैं, 2, 3, 5, 17 एंड 23 सब दे रखे हैं, और 2 की पावर हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है, 2। बाकी की बेटा पावर भी नहीं दे रखी है, तो ये हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए हाईएस्ट पावर और लोएस्ट पावर वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। ये देखिए ये ऑल फैक्टर, ये हमारी स्टेप रहेगी एलसीएम निकालने की, और आखिरी में मल्टीप्लाई करा तो हमारा एलसीएम कितना आया, 23,460, है ना। अब एचसीएफ निकालना है, तो कॉमन क्या है, 2 दिख रहा है, और उसकी भी लोएस्ट पावर कितनी है, 1 ही है, तो इसका एचसीएफ कितना आने वाला है, 2 ही आएगा, है ना। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दैट 2 नंबर, तो दोनों का टोटल कितना आ रहा है, ये आ रहा है। और एलसीएम और एचसीएफ अगर दोनों बराबर आ जाए तो नीचे क्या लिखना है हमको, हैंस वेरीफाइड, और नहीं आए तो बेटा बराबर लाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सही आंसर तभी आएगा जब एलसीएम और एचसीएफ इक्वल होंगे, है ना। ये मत समझ लेना कि नोट वेरीफाइड लिख देंगे, नहीं, नोट वेरीफाइड लिखने से नहीं होगा काम, आपको इसको इक्वल प्रूफ करना है ना। चलिए अब बेटा ये देखिए, इससे मिलता जुलता मैंने क्वेश्चन अलग से आपको और दिया है, अब इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट, है ना। सबके लिए मैंने एक एक क्वेश्चन बनाए हैं लगभग, मैं चाहता हूं कि आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, है ना। उसके बाद आपको नंबर्स के आंसर्स की चिंता नहीं करना बेटा, कमेंट में आप क्वेश्चन नंबर का फोटो खींचिए और अपलोड कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा तुरंत, विद इन 24 आवर्स, है ना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, यहाँ भी एलसीएम और एचसीएफ निकाला हमने किसका, 336 एंड 54 का। क्या करा यहाँ पर भी, इन दोनों के पहले फैक्टर निकाले, फिर ऑल फैक्टर क्या क्या दिख रहे थे हमको, उनकी हाईएस्ट पावर ले ली, उनका मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 3024, है ना। और एचसीएफ क्या है, इन दोनों का कॉमन क्या है, 2 और 3 दोनों में कॉमन है, और लोवेस्ट पावर भी उनकी 1 ही है, तो क्या आ गया हमारा एचसीएफ यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है बेटा, अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा है तो याद रखना कि फास्ट ट्रैक वीडियो ही ये 1 शॉट वीडियो है, तो हमें 1 शॉट को क्या करना है, स्पीड में खत्म करना पड़ेगा। ये लास्ट डे रिवीजन है हमारा, कि एग्जाम से एक दिन पहले हम रिवाइज कर सकते हैं इसको। अगर आपको ये स्लो करना है तो आप पिछले वीडियोस आप उसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, तो वीडियो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए फिर क्या करा हमने, एलसीएम इंटू एचसीएफ करा, और यह दोनों नंबर का प्रोडक्ट करा, और दोनों का आरएचएस और एलएचएस कितना आ रहा है, 18,144, तो एलएचएस और आरएचएस बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाइड, क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाइड लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 बेटा, इसमें हमको क्या करना है, इसमें एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने करा है बेटा, एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 रहने वाला है, बस वेरिफिकेशन वाली स्टेप इसके अंदर नहीं रहेगी, ठीक है। तो चलिए आपको क्या करना है इसके अंदर, यही पहले कहां से शुरुआत करेंगे कि हमको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, किनका, इन 3 नंबर्स का। ये देखिए किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, मतलब बेटा स्टेटमेंट लिखना है। इसकी सिंपल सी स्टेप क्या रहने वाली है, पहली एलसीएम निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, इसकी पहली स्टेप क्या रहती है, नंबर लो और उनको तोड़ो, मतलब उनके फैक्टर निकालो। उसके बाद क्या करो, उसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट है तो लिखो, एलसीएम क्या होता है या एचसीएफ क्या होता है, पहले वो लिखो, है ना। उसके बाद क्या करो, उसी स्टेटमेंट के हिसाब से आगे बढ़ो, कि टोटल हमको ऑल फैक्टर कितने दे रखे हैं, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, और हाईएस्ट पावर किसकी दे रखी है, सिर्फ 2 की दे रखी है, तो 2 की पावर 2 लिखकर हमने क्या कर दिया यहाँ पर बेटा, एलसीएम निकाल लिया। और यहाँ पर कॉमन सिर्फ 3 दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, 3, ये देखिए यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, और इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा 3 ही क्या रहने वाला है, 3 हमारा रहेगा यहाँ पर, 3 हमारा रहेगा यहाँ पर एचसीएफ, है ना, जो कॉमन रहता है वही एचसीएफ रहता है। चलिए अब इसी का सेकंड, है ना बेटा, एक इसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग से और दे रखा है,
और एग्जाम्पल नंबर 2 और 4 बेटा सॉल्व करके जाना एज इट इज, एज इट इज। एग्जाम्पल नंबर 2 और 4 वो भी करके जाइए, आपको प्रैक्टिस में हेल्प मिलेगी, है ना। मैंने क्या बोला है कि मैंने एग्जाम्पल से लेकर एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट को, है ना, एक एक थ्योरम को हम लोगों ने यहाँ पर शामिल करा इस वीडियो के अंदर, है ना, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या करना है, यहाँ भी एलसीएम और एचसीएफ निकालना है किसका, इन तीनों नंबर का। ये बहुत आसान रहने वाला बेटा, क्योंकि तीनों प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तीनों प्राइम नंबर है तो इसका फायदा क्या होता है कि इसका फैक्टर निकालना बहुत आसान होता है हमारे लिए, ना। ये देखिए 17, 23 और 29, इनका फैक्टर क्या होगा, या तो यही होंगे या 1 होगा। तो इन प्राइम फैक्टर का एचसीएफ क्या रहने वाला बेटा, हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था कि प्राइम को प्राइम नंबर जो दे रखते हैं उनका एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ये देखिए मैंने एक नोट्स भी तैयार करा आप लोगों के, ठीक है। और एलसीएम क्या रहने वाला है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर हैविंग हाईएस्ट पावर। ऑल फैक्टर में क्या है, ऑल फैक्टर में बेटा तीनों नंबर ही हमारे ऑल फैक्टर रहेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करा तो हमारा एलसीएम आ गया क्या, 11,339, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन मैंने अलग से और दे दिया, इसी से मिलता जुलता है। देखिए तीनों भी प्राइम नंबर है ना, इजीली सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से। फिर मल्टीप्लाई तो करना है ना। फिर इसका थर्ड क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है बेटा, ये भी देखिए को प्राइम नंबर है ना, को प्राइम नंबर है। आप बोलोगे सर अदर टेबल से कट रहा है, अरे अदर टेबल से कट रहा है बेटा, पर इनके कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, तो ये भी को प्राइम नंबर ही है। 1.2 में बहुत काम आएगा स्टेटमेंट, है ना, ध्यान से देखना। देखो क्या करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है किसका, 8, 9 एंड 25 का। किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये फाइंड में लिख दिया हमने और सॉल्व में ये इस तरीके से हमने क्या करा, इसके फैक्टर निकाले। अब फैक्टर निकाले तो देखिए इसका एचसीएफ भी 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि बेटा को प्राइम नंबर है ना, कुछ भी कॉमन नहीं है, और कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब एचसीएफ 1 आएगा। और एलसीएम में क्या आएगा, ऑल फैक्टर जितने भी दे रखे हैं, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी, और इनकी हाईएस्ट पावर भी सबकी क्या है, 322, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। हमेशा सिर्फ प्राइम नंबर ही को प्राइम नंबर नहीं होते हैं, कंपोजिट नंबर भी को प्राइम नंबर होते हैं अगर इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दे रखा हो तो। ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया था, पर बेटा ये पॉइंट को आप हमेशा याद रखना, सिर्फ को प्राइम नंबर मिलकर को प्राइम नंबर को, सॉरी, कोई प्राइम नंबर मिलकर सिर्फ को प्राइम नंबर नहीं बनता है, कंपोजिट नंबर मिलकर भी को प्राइम नंबर बनाया जा सकता है। बशर्त क्या है, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला, ये देखिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, याद रखना आपको। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है बेटा हमको, ये बेटा सबसे इजी सवाल है ना। क्यों, क्योंकि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना ही नहीं, ये शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड कौन सी वाली, जो अभी हमने वेरिफिकेशन में कर रखी है कि एलसीएम और एचसीएफ में से अगर कोई भी एक नंबर दे दिया हमको, अगर एलसीएम दे दिया तो एचसीएफ अपने आप निकल जाएगा, और एचसीएफ दे दिया तो एलसीएम निकल जाएगा उस फॉर्मूला के हेल्प से, है ना। ये देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा हमको, एचसीएफ दे रखा है ना, ये 2 नंबर दे रखे 306 और 657। बेटा इनके फैक्टर निकालने मत बैठ जाना, है ना। एचसीएफ दे रखा है और इन्हीं नंबर का क्या निकालना है हमको, एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये एचसीएफ दे रखा है, ये एलसीएम निकालना है ना, गिवन दैट और टू फाइंड में तो ये लिखते हैं हम लोग, और फिर तुरंत हमको ये फॉर्मूला, ये स्टेटमेंट हमको लिखना है। ये स्टेटमेंट लिखते से बेटा हमारा आंसर निकल जाएगा ऑटोमेटिक। क्यों, क्योंकि ए और बी ये 2 नंबर दे रखते हैं, तो ये हमने लिख दिया। फिर क्या करा, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ दे रखा है, और इन दोनों नंबर को मल्टीप्लीकेशन में रख दिया। अब यहाँ 9 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या हो जाएगा, इक्वल के इस तरफ डिवाइड में चल जाएगा। तो देखिए 9 से हमने 306 को कट करा है, ये देखिए 9 से 306 को हमने क्या करा है, कट करा है। तो 9 से 306 को कट करा तो आया हमारा 34, है ना। आप एक बार करके देख लीजिएगा, और कोई गलती हो तो क्षमा करें, है ना, वैसे तो नहीं होगी। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करा तो हमारा फाइनली इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना आया, 2238, है ना। इस तरीके से आंसर निकालना है। ये देखिए मैंने प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को क्वेश्चन दे रखे हैं, सेम टू सेम मिलता जुलता तो ये है, एक तो ये, एक तो ये दे रखा हमने, और एक
इसके नीचे वाले दे रखा है जिसमें दोनों में एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम निकालना है। एंड सेम नीचे 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं जिसमें एलसीएम दे रखा है और हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5। इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है कि 6 की पावर n कभी भी डिजिट 0 पर, अगर n कोई सा भी नेचुरल नंबर रहता है तो जो 6 की पावर n है वो कभी भी डिजिट 0 पर एंड हो सकती है क्या? मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आप लोगों को स्पष्टली बोला था कि n से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें बेस से लेना देना है। अगर बेस के फैक्टर निकाल रहे हो और फैक्टर 2 और 5 का एक पेयर आ रहा है, उसके अलावा अगर और कुछ भी आता है कोई टेंशन नहीं है, पर 2 और 5 दोनों एक साथ आना जरूरी है ना? तो आप 0 पर एंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अब देखिए जो 6 की पावर n है इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये तो पहले तो लिख दिया हमको जो चेक करना है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना बेटा, है ना। ये स्टेटमेंट के बिना बेटा क्वेश्चन ही अधूरा है ना। ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद हमने क्या करा, स्टेटमेंट लिखने के बाद हमने स्टेटमेंट में ही लिखा है कि अगर किसी भी एक्सपोनेंट नंबर का बेस अगर उसका फैक्टर निकालो तो 2 और 5 दोनों आना जरूरी है। फिर हमने क्या करा, हमने हमारा केस देखा कि जो 6 की पावर n है तो 6 के फैक्टर तो 2 और 3 निकल रहे हैं, हमको तो 2 और 5 चाहिए, सिर्फ 2 आ रहा है पर 5 नहीं आ रहा है। तो हमने लिख दिया कि 6 की पावर n में जो फैक्टर के तौर पे 2 है पर 5 कंटेन, मतलब 5 इसके अंदर नहीं आया है। तो क्या होगा बेटा, क्लियर हो जाएगा अपने आप ही कि ये कभी भी 0 डिजिट के साथ एंड नहीं हो सकता, है ना। 6 की पावर n नहीं हो सकता, ये देखिए इसके अंदर भी दे रखा है। 8 की पावर n भी नहीं होगा, 10 की पावर n हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर 2 और 5 आएंगे, है ना। ये बेटा एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन दिया मैंने आपको। 12 की पावर n भी नहीं हो सकता और 5 की पावर भी n नहीं हो सकता। 5 की पावर n में सिर्फ 5 आएगा पर 2 नहीं आएगा, है ना। 8 की पावर n में तीनों बार 2 आएंगे पर 5 नहीं आएगा। 12 में भी 2 and 3 आने वाले पर 5 नहीं आएगा, सिर्फ किसमें आएगा, 10 की पावर n में, है ना। इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 भी आपको दे रखा है 4 की पावर n। इस क्वेश्चन का ध्यान रखना बेटा अच्छी तरीके से, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन, मतलब दुनिया का सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है कि जो कंपोजिट नंबर है उसको प्रूफ करना है कि कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर वो होता है, हमने पहले पढ़कर आए ना, अभी स्टार्टिंग में डिस्कस करा। कंपोजिट नंबर वो होता है जो प्राइम नंबर नहीं होता है। प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ खुद से या 1 से डिवाइड होता है। तो कंपोजिट नंबर उसका उल्टा होगा, वो 1 से भी होगा, वो खुद से भी होगा डिवाइड और अदर नंबर से भी डिवाइड होगा। बताया था ना मैंने 5 प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि 5 और 1 से डिवाइड होगा। और 6 से भी होगा, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा और 3 से भी होगा। मतलब अगर किसी भी नंबर का आप फैक्टर निकाल रहे हैं और अगर वो उस नंबर का फैक्टर उस नंबर के अलावा अगर आपका निकल जाता है अदर नंबर, तो समझ जाना बेटा वो नंबर कंपोजिट नंबर है ना। देखिए हम यही करने वाले हैं। अब कंपोजिट नंबर इसको प्रूव करना है हमको, तो क्या करना पड़ेगा, ये प्रूफ में लिखना पड़ेगा कि हमको इस नंबर को क्या करना है, प्रूफ करना है। 2 क्वेश्चन बेटा है ना इसके अंदर भी। अब पहले हमने क्या करा, कंपोजिट नंबर की क्या लिख दी, डेफिनेशन लिख दी कि कंपोजिट नंबर वो होता है जिसका एटलीस्ट एक डिवाइजर 1 और इसके अलावा भी अदर से होना चाहिए। मतलब कम से कम एक डिवाइजर अलग होना चाहिए इस नंबर के और 1 के अलावा, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। ये देखिए अब इस नंबर को हमने सोल्व करना शुरू करा। पहले 11 और 7 का करा 77, फिर 77 और 13 का करा और फिर 13 को जोड़ दिया यहाँ पर, तो 1014 आया, है ना। पहले तो इस नंबर को हम एक सिंगल नंबर के अंदर हम लोगों ने कन्वर्ट करा सोल्व करके। अब इस सिंगल नंबर का हम क्या निकालने वाले बेटा, इस सिंगल नंबर का हम लोग निकालने वाले हैं फैक्टर, है ना। इस सिंगल नंबर का हमने फैक्टर निकाला तो क्या क्या निकल गया, 2 भी निकल गया, 3 भी निकल गया और 13 भी निकल गया, है ना। 3 फैक्टर निकले हमारे, क्या निकले, 3 फैक्टर निकले, है ना। मतलब 1014 कहीं से कहीं तक प्राइम नंबर तो नहीं है, कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि इसको 2 भी डिवाइड कर रहा है, 3 भी डिवाइड कर रहा है, 13 भी डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ये स्पष्ट है, ये क्लियर है कि 1014 अदर नंबर से भी डिवाइड हो रहा है। किन किन से, 2 से, 3 से और 13 से। इसलिए नंबर क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा, है ना। उसके बाद अगला क्या है, इसी का क्वेश्चन दे रखा है ये। अब इसको प्रूफ करना है कि कंपोजिट नंबर है ना। 2 प्रूफ में हमने सबसे पहले तो इसको लिख दिया। अब
वही एक सबसे कॉमन लाइन जो इसकी डेफिनेशन है वो हमको लिखना पड़ेगी यहाँ पर, है ना। अब क्या करा, इसको सॉल्व करना है बेटा। इसको सॉल्व करना है तो हमने 7 और 6 को कर दिया, इधर 5 और 4 को कर दिया, और इधर 3 2 1 को कर दिया, है ना, और 5 को प्लस में लिख दिया। फिर 42 और 20 का करा इधर मल्टीप्लाई, 6 को रहने दिया। फिर 840 और 6 का मल्टीप्लाई करा, और लास्ट में 5 इसमें जोड़ करके आया हमारा 5045 आया। और अब 5045 आया तो इसका वापस हमको फैक्टर निकालना है ना। ये तो एक लॉन्ग आंसर था हमारा क्वेश्चन, मतलब लॉन्ग नंबर था, इसको हमने पहले सॉल्व करा, अब इसका फैक्टर निकालते हैं। तो इसका फैक्टर निकाला, आखिरी में 5 था, तो मेरे को तो देख कर ही लग रहा था कि 5 से तो एटलीस्ट डिवाइड हो ही जाएगा। तो 5 के अलावा ये 1009 इन दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो मतलब बेटा क्या है, क्लियर है ना, कि हम क्या बोल सकते हैं कि 5045 भी क्या है, अदर नंबर से डिवाइड हो रहा है, किससे, 5 से और 1009 से। 1009 इस नंबर को रट लो बेटा, ये क्या होता है, एक प्रकार से प्राइम नंबर होता है ना, ये गोल्डन है, याद रखना। तो बेटा चूंकि 5045 इज डिविजिबल बाय 5 एंड 1009, तो क्या बोलेंगे हम, ये भी एक क्या है, कंपोजिट नंबर है ना। क्वेश्चन सिंपल है बेटा, प्रेजेंटेशन टिपिकल रहती है, टाइमर लगाओ और क्वेश्चन को बार बार सोल्व करो एक फिक्स टाइम, मतलब सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर, है ना। कि आप लोग चैप्टर नंबर 1 है तो उसको 1 घंटे का टाइम दे रहे हो और 1 घंटे में सॉल्व कर रहे हो पूरे चैप्टर को, सारे क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन को भी टाइम दो, 5 से 7 मिनट दो, 2 नंबर का है तो 3 से 4 मिनट दो, और उसको पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, है ना। तभी जाके कॉन्फिडेंस आएगा आप लोगों के अंदर। उसके बाद ये सबसे फाइनल और लास्ट हमारा आंसर रहने वाला है, क्वेश्चन रहने वाला है किसका, रवि एंड सोनिया का। क्या है इस क्वेश्चन के अंदर बेटा, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ना, रवि और सोनिया का। क्या कर रहे बेटा, एक सर्कुलर पाथ दे रखा है स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर, है ना, भगने के लिए। कभी रेस देखी हो, आपको पता होना चाहिए। तो सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं और रवि को 12 मिनट लग रहे हैं एक राउंड को कंप्लीट करने में। मतलब रवि पहले राउंड क्लियर कर लेगा, फिर सोनिया आएगी, और जब तक सोनिया कंप्लीट करेगी तब तक रवि आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसा चलता रहेगा लगातार, और एक बार वो समय आएगा जब रवि और सोनिया फिक्स टाइम पर वापस पहुंच जाएंगे। बस वही समय हमको निकालना है ना। और अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है जहां पर क्वेश्चन हमें छोटे दे रखे नंबर और आंसर हमारा बड़ा आने वाला है, एग्जैक्टली बड़े ही आएगा, क्यों, दोनों मिल ही नहीं रहे, और आगे आप बढ़ते जा रहे हो। तो रवि 24वें मिनट में पहुंचेगा, सोनिया 36वें मिनट में पहुंचेगी, और तब तो रवि वापस थर्ड राउंड लेकर 36वें मिनट में पहुंच जाएगा, है ना। तो एग्जैक्टली हमारा आंसर आज भी 12 और 18 से ऊपर ही आया ना। तो 12 एंड 18 से ऊपर आया मतलब हमें फॉरवर्ड जाना है, और फॉरवर्ड जाना मतलब हमें एलसीएम निकालना है ना। अगर हमारा आंसर हमारे क्वेश्चन से बड़ा आ रहा है तो क्या है हमारा एलसीएम। और इस लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने पहले बताया है 90 to 95% एलसीएम ही निकालना पड़ता है, ठीक है ना। रट करने जाना है आप लोगों को, कॉन्सेप्चुअली देखना है। तो क्या बोल रखा है कि कितने मिनट बाद ही मिलेंगे वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो हमने एलसीएम निकाल लिया दोनों नंबर का, है ना, सोनिया के 18 और रवि के 12 मिनट का। अब एलसीएम निकाला तो एलसीएम में क्या था, ऑल फैक्टर 2 और 3 दे रखे हैं। 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर भी 2 ही है। तो क्या आ गया हमारा यहाँ पर 36 कॉमन है ना। 36 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो नीचे स्टेटमेंट बेटा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, कि रवि और सोनिया 36 मिनट लेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने के लिए। ये वाला पॉइंट आपको लिखकर आना है, तभी जाके आपके आंसर में जान आएगी, है ना। बेटा क्वेश्चन वही बड़ा दे रखा पर 2 नंबर में आता है ना, क्योंकि एलसीएम में तो निकालना है इसके अंदर। अगर किस्मत अच्छी तो 3-4 नंबर में भी आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 अच्छी तरीके से कंप्लीट हुई। किसी भी प्रैक्टिस क्वेश्चन में अगर आप लोगों को डाउट रहता है, आंसर का इश्यू रहता है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कमेंट सेक्शन में जाइए और उसको कमेंट कीजिए। पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखकर आप भले डाल दीजिए, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में जाकर डालना आपको कि किस क्वेश्चन के प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको इश्यू आया, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग 1.2 के पहले इनिशियल लेवल पे कॉन्सेप्ट वो डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रहते हैं जिसको अगर हम क्लियर करेंगे तो 1.2 हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना। सिर्फ बेटा इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो इरेशनल नंबर होता क्या है, उसको प्रूफ करने की क्या स्टेप रहती है, पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करने बैठ जाते हैं, ठीक है। चलिए एक सेकंड बेटा, एक क्वेश्चन तो रह ही गया, एग्जाम्पल नंबर 3, है ना, माफ करना। एग्जाम्पल नंबर 3 का क्या है बेटा,
1.1 में कोई क्वेश्चन दे नहीं रखा है, चलो ये भी कर लेते हैं हम लोग पहले। एग्जाम्पल नंबर 3 को ध्यान से पढ़ना है ना बेटा। ये देखिए क्या हुआ है कि यहाँ एचसीएफ तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने के लिए बोला है, फिर बोला है हेंस फाइंड देयर एलसीएम। आप बोलोगे सर एचसीएफ निकाल रहे हैं, लगे हाथ एक लाइन लिखकर एलसीएम भी निकाल लेंगे, मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। क्या उन्होंने बोला है एलसीएम आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है? अगर नहीं बोला है तो हमें ऐसा कुछ करना भी नहीं है, वरना नंबर नहीं मिलेंगे, आंसर आ जाएगा, मेहनत बेकार चली जाएगी अब, है ना। पहले क्या बोला है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ये हम लिख देंगे हमारे फाइंड में, पर बेटा याद रखना पहले एचसीएफ बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने के लिए, तो पहले हमने क्या कर दिया, इन दोनों नंबर के फैक्टर निकाल लिए, और फैक्टर निकालने के बाद क्या करा हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करने के लिए पहले लिख दिया हमने इसका स्टेटमेंट, और फाइनली हमारा क्या आया, एचसीएफ 4 आ गया। क्या आ गया हमारा, एचसीएफ 4 आ गया। अब एचसीएफ 4 आ गया, उसके बाद बोल रखा है कि उसका एलसीएम निकालना है, मतलब एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम निकालने के लिए बोला है, तो बेटा लॉन्ग आंसर ना निकालते हमें क्या करना है, शॉर्टकट मेथड यूज करना है। याद है अभी वेरिफिकेशन वाला फॉर्मूला, वही यूज करेंगे। ये देखिए ये फॉर्मूला यूज करा हमने, इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्हीं दोनों नंबर के बराबर रहेगा। एलसीएम निकालना है, एचसीएफ दे रखा है, ये देखिए। तो एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या करा, जो यहाँ का 4 था वो इधर जाके हमने डिवाइड कर दिया बेटा, ये हुई थोड़ी सी मिस्टेक है ना, 4 तो इधर चले गया, 4 तो बचा ही नहीं है, तो यहाँ ऐसा कुछ लिखना ही नहीं है ना। चलो अब तो 4 से 404 को कट कर दिया तो हमारा आएगा 101, और उसका 96 में अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फाइनली एलसीएम क्या आने वाला है, 9696। आगे समझ में क्या करा हमने इसके अंदर, स्पेशली क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना बेटा, है ना, भावना में नहीं बहना। चैप्टर नंबर 1 वैसे बहुत सिंपल होता है ना। पहले आप करोगे कॉन्सेप्ट क्लियर, उसके बाद ये 7-8 क्वेश्चन है, इनको प्रैक्टिस के साथ निपटाना आप लोगों ने। चलिए अब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे रखे हैं, है ना। इसके अंदर में मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है, एचसीएफ देकर एलसीएम पूछा था तो मैंने कुछ क्वेश्चन में क्या बोल दिया है इधर कि आपको एलसीएम दे रखा है और आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, और एक क्वेश्चन कॉमन भी दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, पहले एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और फिर एलसीएम निकालना है। चलो अब देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या देख रहा है आप लोगों को, एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी रखे हैं। चलिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या क्या है डिस्कस करते हैं बेटा फटाफट। कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर इरेशनल नंबर होता है, एग्जैक्टली जो रूट से बाहर निकल जाएंगे वो बेटा सब रेशनल ही होते हैं, जैसे रूट 4 आप ही को पता है कि 2 into 2 होता है, 2 बाहर आ रहा है। रूट 9 क्या होता है, 3 into 3 स्क्वायर रूट, हाँ बेटा, ये रूट अंडर रूट 16, 2 into 2 into 2 into 2, 2 into 2 है ना, 2 पेयर बाहर निकल रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा 4। ये 25 का क्या आएगा, 5 into 5, 5 into 5 क्या आने वाला है, 5 भी बाहर आएगा। तो बेटा ये सब परफेक्ट रूट है ना, परफेक्ट स्क्वायर रूट है, मतलब ये सॉल्व हो सकते हैं। और परफेक्ट स्क्वायर रूट जो होता है वो रेशनल नंबर होता है, और जो नॉन परफेक्ट होता है मतलब जो परफेक्ट नहीं होता है वो सब क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे रूट 3 बाहर आ सकता है क्या, पेयर ही नहीं बेटा, रूट 5, रूट 8, देखो रूट 8 को एक बार सोल्व करके देख लेते हैं। रूट 8 को हमने सोल्व करा, 2 into 2 into 2, तो बेटा एक पेयर तो बाहर आ रहा है, तो एक पेयर तो बाहर निकाल दिया हमने, पर एक अंदर ही रह गया बेटा, उसका पेयर ही नहीं था, तो 2 अंदर रह गया, तो बेटा ये भी क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। जब तक कंप्लीट नंबर बाहर नहीं आएगा तब तक वो इरेशनल है, ठीक है ना। ये रेशनल ये इरेशनल, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वापस इरेशनल ही रहेगा, है ना। चलिए देखिए हम लोग आ जाते हैं, देखिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर इरेशनल होते हैं, ये दे रखा है, ये सब नॉन परफेक्ट है। फिर रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर जोड़ेंगे तब भी इरेशनल, बेटा मैंने क्या बोला था, रेशनल में इरेशनल जोड़ो, घटाओ, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, मतलब एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लाई करो, डिवीजन करो, वो हमेशा इरेशनल नंबर ही रहेगा। ये देखिए पहला एडिशन करके देखा तब भी सब इरेशनल, सब्ट्रैक्शन करके देखा तब भी इरेशनल, मल्टीप्लाई करके देखा तब भी इरेशनल, और डिवाइड करके देखा तब भी इरेशनल। ये सब इरेशनल नंबर ही तो दे रखे बेटा हम लोगों को।
चलिए बेटा, जो रेशनल नंबर है उसको किस फॉर्म में लिखा जाएगा, P अपॉन Q की फॉर्म में, और Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए बेटा। अगर Q नीचे जीरो हो गया तो पूरा नंबर को वो क्या कर देगा, अनडिफाइंड कर देगा, है ना, अपरिभाषित कर देगा। वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता अगर नीचे जीरो आ जाए तो Q कभी जीरो नहीं होना चाहिए, और PQ हमेशा को प्राइम नंबर होना चाहिए। मतलब P और Q दोनों का एक भी कॉमन फैक्टर नहीं निकलना चाहिए, है ना। अगर कॉमन फैक्टर निकल गया तो फिर वो को प्राइम नंबर नहीं है, और को प्राइम नंबर नहीं है तो वो रेशनल भी नहीं है। तो रेशनल होने के लिए को प्राइम नंबर होना जरूरी है, ठीक है ना। उसके बाद और को प्राइम नंबर होने के लिए P और Q जो दे रखा है उनका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। देखिए को प्राइम नंबर के लिए बोल रखा है, यहाँ पर क्या बोल रखा है, को प्राइम नंबर मीन्स पेयर ऑफ नंबर डिवाइड बाय एनी नंबर बट हैविंग वन एज द कॉमन फैक्टर। को प्राइम नंबर बेटा मैंने अभी आपको बताया है ना कि को प्राइम नंबर से प्राइम नंबर से मिलकर नहीं बनता है, कंपोजिट नंबर मिलकर भी को प्राइम नंबर बना देंगे, बट उन दोनों के फैक्टर कभी भी एक के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए, है ना। को प्राइम नंबर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। मैंने पहले बताया अगर P को 2 डिवाइड कर रहा है तो Q को डिवाइड नहीं करना चाहिए, है ना, चल जाएगा। Q को अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो P को डिवाइड नहीं करना चाहिए, तब भी चल जाएगा क्योंकि कॉमन नहीं है। पर अगर P को और Q को दोनों ने को अगर 2 ने या 5 ने डिवाइड कर दिया, मतलब P और Q का कॉमन फैक्टर 2 या 5 है ना। तो 2 और 5 अगर P और Q का कॉमन फैक्टर हो गया तो वो को प्राइम नंबर भी नहीं है और वो रेशनल नंबर भी नहीं होगा। अब अगला क्या दे रखा है, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है बेटा, है ना, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत काम आने वाला है। कि अगर कोई P एक प्राइम नंबर है और अगर P को अगर a स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, अगर P अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P a को भी डिवाइड कर देगा, है ना। तो इसको कैसे समझे हम लोग, चलो इधर देखते हैं, समझ लो। चलो देखना बेटा, आपने स्क्रीन पर देखना, ये बोल रखा है ना क्या कि P है वो एक प्राइम नंबर है, हाँ ठीक है। अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो जो P है वो a को भी डिवाइड करेगा। मतलब जैसे मान के चलिए P बराबर दे रखा है 5, है ना, और a बराबर दे रखा है मान के चलिए 10, है ना। तो अगर 5 10 स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है क्या, देख लेते हैं। कट कर दिया 20, कट कर रहा है तो बेटा याद रखना 5 से 10 को भी तो डिवाइड कर सकता है, ये देखिए, है ना। अगर कोई नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा मतलब वो उस नंबर को भी इजीली डिवाइड कर देगा। अब इससे क्या शिक्षा मिलती है वो तो अब अपन आगे जाकर जब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा, है ना। इसके बाद लास्ट क्या दे रखा है, इफ नंबर इज नॉट को प्राइम नंबर देन इट वुड बी इरेशनल नंबर। एग्जैक्टली, अगर वो नंबर को प्राइम नंबर नहीं है तो रेशनल नहीं है, और रेशनल नहीं है तो वो इरेशनल ही कहलाएगा, है ना। तो इसलिए बोल रखा है कि अगर नंबर को प्राइम नंबर नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर, है ना। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 में। बेटा 1.1 के भी सारे क्वेश्चन और सारे एग्जांपल हम लोगों ने सॉल्व किए। देखो चलो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है बेटा आप लोगों को, देखिए √5 है उसको इरेशनल प्रूफ करना है। बेटा मेरी बात समझ, सबसे पहले हम लोग इसकी बेसिक स्टेप ही हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी नंबर को अगर आप लोगों को इरेशनल प्रूफ करना है ना तो पहले मानो उसको रेशनल, और रेशनल मानोगे तो रेशनल की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और रेशनल की फॉर्म में अगर लिख रहे हो तो उसको सोल्व करने के बाद देखो, मतलब P अपॉन Q की फॉर्म में लिख रहे हो तो उसको सोल्व करके देखो कि P को कोई नंबर डिवाइड तो नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा है P को कोई नंबर डिवाइड तो वही नंबर Q को डिवाइड नहीं करना चाहिए। जो नंबर P को डिवाइड कर रहा है अगर वो Q को नहीं करेगा तो हमारे लिए अच्छी बात है, पर हालांकि इन क्वेश्चन में ऐसा होने वाला है नहीं। जो नंबर P को डिवाइड कर रहा है वो Q को भी करेगा, है ना, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तो इरेशनल को रेशनल मान के सॉल्व कर रहे हैं तो पॉसिबल ही नहीं है। जो नंबर इरेशनल है वो इरेशनल ही रहेगा, पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए उसको रेशनल मान रहे हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख रहे हैं, और P को फिर अगर कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो अगली स्टेप लेकर देखना है वो Q को भी डिवाइड कर रहा है क्या। तो अगर वो Q को भी डिवाइड कर रहा है तो फाइनली हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे कि P और Q को एक कॉमन नंबर है जो डिवाइड कर रहा है 1 के अलावा, है ना। तो मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है।
अगर पी और क्यू को 1 डिवाइड करेगा चल जाएगा, वो को प्राइम नंबर है और वो रेशनल है। पर अगर पी और क्यू को 1 के अलावा अगर किसी नंबर ने डिवाइड कर दिया तो को प्राइम नंबर भी नहीं है, रेशनल भी नहीं है, और फाइनली हम बोल देंगे कि हमारा अजम्पशन क्या था, इनकरेक्ट, गलत था, ये तो इरेशनल नंबर है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में आप लोगों को एफर्ट लगाना, उसके बाद एक सिंगल क्वेश्चन में आप लोगों को एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन कि एक अंडर रूट जो अंडर स्क्वायर रूट जो एक प्राइम नंबर दे रखा है, आपको उसको क्या करना है, प्राइम या कंपोजिट व्हाटएवर, उसको क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। उसको आपको ये प्रूफ करना है कि वो इरेशनल है। एक बार अगर ये नंबर इरेशनल प्रूफ हो गया तो उसके बाद आगे वाले सभी क्वेश्चनों के लिए रेफरेंस बन जाता है। क्या बन जाता है, ये रेफरेंस बन जाता है। ठीक है ना, चलिए क्या करना हम लोगों को, सबसे पहले इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, किसको, √5। ये देखिए, प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। इस क्वेश्चन को आप √5 के हिसाब से कर सकते हो, √7 के हिसाब से कर सकते हो, √8 के हिसाब से कर सकते हो, √6 के हिसाब से कर सकते हो, √2 के हिसाब से कर सकते हो। 4-5 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, है ना, मैंने प्रैक्टिस में भी डाले। चलो पर एक को पहले करके देख लेते हैं कि जो √5 है वो इरेशनल नंबर है। तो हमारा क्या है, पहली स्टेप क्या रहेगी बेटा, कि बेटा इसको अज्यूम करो, इसको अज्यूम करो कि ये रेशनल है। पहली स्टेप कंप्लीट। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या रहेगी, कि अगर इसको रेशनल अगर हम लोगों ने अज्यूम करा है तो इसको क्या करना पड़ेगा, P/में Q की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर P/में Q की फॉर्म में अगर हमने लिखा है तो अब इसको क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। ये देखिए, सिर्फ लिखकर काम थोड़ा चलेगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा, क्योंकि हमको सॉल्व कैसे करना है, कि हमको कैसे भी करके P के डिवाइड में एक नंबर लाना है। तो P के डिवाइड में नंबर लाने के लिए हमने क्या करा, Q को यहाँ साइड में भेज दिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये आ गया, क्या आ गया, √5 Q/में P। फिर रूट जब तक हटेगा नहीं सवाल सोल्व नहीं हो सकता, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर लगा दो। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर लगाना पड़ेगा, है ना। तो स्क्वायर लगा दिया तो स्क्वायर हट गया, है ना। ये स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर रूट हट गया, और स्क्वायर रूट हट गया तो यहाँ पर आ गया 5, और ये 5 यहाँ इंटू हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, 5 स्क्वायर, और P स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। हमको ये तो करना था, ये तो प्रूफ करना था कि अगर 5 क्या कर रहा है, P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P को भी कर देगा, है ना। चलो पहली स्टेप तो कंप्लीट हो गई हमारी, है ना, कि P को डिवाइड कर रहा है 5। अब हमने क्या करा, P को हम मान लेंगे 5R। P को 5R क्यों मानेंगे, देखो मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। अगर कोई नंबर दे नहीं रखा हम, है ना, दे दीजिए, अगर मान के चलिए हमको P नाम का कोई नंबर ही नहीं दे रखा, और हमको पता है अगर P को 5 डिवाइड कर रहा है तो P तो कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है ना, और P क्या हो सकता है, 10 भी हो सकता है। ये देखिए, P क्या हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो 10 होगा तो हम इसको लिखेंगे 2 × 5/5। 2 × 5/5 मतलब 2 इसका मल्टीपल हो सकता है। अगर ये 15/5 होता तो इसको हम लिखते हैं 3 × 5/5, तो 3 इसका मल्टीपल होता। इसलिए हमने क्या कर रहा है कि P बराबर क्या लिख रखा है यहाँ पर, 5R, है ना, कि मतलब 5 से अगर P डिवाइड हो रहा है मतलब वो 5 के मल्टीपल में होगा, है ना। R कोई सा भी नंबर हो सकता है, क्योंकि हमको P भी नहीं पता है, ठीक है ना। तो अब हमने जो ऊपर हमने स्टेप सोल्व करी ये वाली, इस पूरी स्टेप में क्या करेंगे, P की जगह इस बार 5R रख देंगे, और इसको वापस रिपीटेडली वैसे सोल्व करेंगे जैसे पिछली बार करा था। कि Q को इधर ले गए, Q को इधर ले गए, फिर क्या करा, पहले ये लिखा, फिर Q को इधर ले गए, फिर स्क्वायर रूट लगाया, है ना, स्क्वायर लगाया ताकि स्क्वायर रूट हट जाए। फिर इधर क्या करा, अब बेटा इस बार जो 25 है वो Q के नीचे ले जाना, है ना। गलती से वापस 5 को 25 के नीचे मत ले जाना। क्यों, क्योंकि बेटा P को तो हम लोग डिसाइड वो प्रूफ कर चुके हैं ना कि P को तो 5 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ये तो बचकाना हो जाएगा वापस, अगर आपने P को ही वापस अगर कर दिया तो स्टेप को आपने क्या कर दी, वापस रिपीट कर दी। तो इस बार R के पास वाला जो 25 है उसको कहाँ ले जाना पड़ेगा, Q के नीचे। क्यों, क्योंकि इस बार सेकेंड वाली स्टेप में हमको क्या प्रूफ करना है कि Q डिवाइड हो रहा है, Q भी डिवाइड हो रहा है। तो देखिए इधर 5 से हमारा 25 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ये 5 से 25 5 टाइम कट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। मतलब Q स्क्वायर को भी 5 डिवाइड कर रहा है, और अगर Q स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है मतलब Q को भी कर रहा है। पहले स्टेप में क्या हो रहा था, 5 P स्क्वायर को कर रहा था, मतलब P को भी डिवाइड करेगा। Q स्क्वायर को अगर कर रहा है तो मतलब Q को भी डिवाइड करेगा।
आ गया समझ में बेटा? मैंने क्या बोला था यहाँ पर कि यहाँ इजी थी फर्स्ट स्टेप, तो P वाला हमारा निकाल लिया। तो Q वाले में मैंने क्या ध्यान देने के लिए बोला आपको कि यार 25 को इधर ले जाना है। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ प्रूफ करना है कि Q भी डिवाइड हो रहा है, और अगर P स्क्वायर और Q स्क्वायर को अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो P और Q को भी 5 डिवाइड इजीली कर देगा। और इसका मतलब ये होता है कि 5 क्या है? P और Q का कॉमन फैक्टर है। बस यही तो नहीं चाहिए था, है ना? अगर 5 अगर P और Q दोनों को डिवाइड कर रहा है मतलब P और Q को प्राइम नंबर भी नहीं है। इसलिए बोल रखा है कि ना तो को प्राइम नंबर है और को प्राइम नंबर नहीं तो रेशनल नंबर भी नहीं है। और रेशनल नंबर नहीं है मतलब हमारा हमने अजम्पशन ही गलत ले लिया है। √5 क्या कहलाएगा? इर्रेशनल नंबर। क्या कहलाएगा? इर्रेशनल नंबर। ठीक है ना? क्या स्टेप थी पहली स्टेप रेशनल मानो, P अपॉन में Q की फॉर्म में रखो, सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि P स्क्वायर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है किसी नंबर से। फिर आगे P की वैल्यू बदल लो, है ना, उसी के मल्टीपल में हमको। फिर वापस उस स्टेप को कंटिन्यू करो P की वैल्यू बदल के, और P की वैल्यू बदलने के बाद उस स्टेप को जब आप कंटिन्यू कर रहे हो तो हमको क्या कोशिश करना है? ये बताना है कि यही नंबर Q स्क्वायर को भी क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। अगर वही नंबर P स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, Q स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब वो P को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब वो Q को भी डिवाइड कर रहा है। और अगर वो दोनों को अगर डिवाइड कर रहा है मतलब P और Q को प्राइम नंबर नहीं है, और P और Q को प्राइम नंबर नहीं है तो वो रेशनल नंबर भी नहीं है। और रेशनल नंबर नहीं है मतलब हमारा अजम्पशन भी इनकरेक्ट है। और अगर हमारा अजम्पशन इनकरेक्ट है मतलब ये नंबर इर्रेशनल नंबर ही कहलाएगा। ठीक है, ये याद रखना आपने। चलो अब आप लोगों को क्या करना बेटा? प्रैक्टिस करना है। ये देखो थ्योरम नंबर आपको दे रखी है, ये आपके एग्जाम्पल में दे रखी है सारी चीजें, है ना। और ये 2 क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से और दे दिए, इस पर प्रैक्टिस कर लेना। चलिए अब अगला क्या दे रखा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2। बेटा यहाँ से शुरुआत हो जाते हैं हमारे अच्छे दिन, है ना। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम एक इरेशनल नंबर को एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर को प्रूव कर चुके हैं कि वो तो क्या है? इरेशनल है ना। तो हमको कंपेयर करना है रेशनल का इरेशनल से बार बार। और आप ही को पता है रेशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं होते, है ना। तो बार बार हमारा अजम्पशन गलत जाएंगे। क्या जाएंगे? गलत जाएंगे। और हमारे अजम्पशन गलत जाएंगे तब तक क्या होते जाएगा? वो नंबर इरेशनल प्रूफ होता जाएगा। देखिए क्या करना है? प्रूफ करना है इस नंबर को, ये इरेशनल नंबर है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी 1.2 का। अब इसको इरेशनल प्रूफ करना है तो वापस मैंने क्या बताया था? पहली स्टेप क्या ले लो? पहली स्टेप लो, इसको रेशनल मानो। रेशनल मानोगे तो P अपॉन में Q की फॉर्म में जाएगा, और P अपॉन में Q की फॉर्म में जाएगा बेटा। इसके बाद इस क्वेश्चन के बाद जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उनकी स्टेप ध्यान से सुन लो कि जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो कोशिश करो स्क्वायर रूट वाला नंबर एक तरफ हो जाए और बाकी सारे नंबर एक तरफ हो जाए। क्या बोला मैंने? स्क्वायर रूट वाला नंबर एक तरफ हो जाए और बाकी सारे नंबर एक तरफ हो जाएंगे तो यहाँ इरेशनल रह जाएगा और यहाँ पर रेशनल रह जाएगा। तो आपका सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए क्या करा हमने? यहाँ पर पहले 3 को इस तरफ ट्रांसफर कर दिया, फिर इसको सॉल्व कर लिया, है ना। देखो 3 को इधर ट्रांसफर करा, फिर सॉल्व करा तो ये आया। फिर ये जो 2 बचा था इसको भी नीचे डिवाइड में ले गए तो ये आ गया, है ना। अब √5 तो अकेला ही रह गया हमारा, है ना। ये तो हमको पता है इरेशनल है, पर यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा कि जो 3 है, P है और Q है, ये सब क्या है? को प्राइम नंबर थे, मतलब एक इंटीजर नंबर थे। प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इंटीजर नंबर है, और अगर ये इंटीजर नंबर है मतलब ये वाली लाइन अगर हमने लिख दी मतलब हमारा जो ये वाला नंबर दे रखा है ये रेशनल प्रूफ हो जाएगा, है ना। P और Q कोई सा भी नंबर हो जाएगा तो आप सोल्व करके देख लो। P और Q पे रख लो 5, 6, 7, 8 कुछ भी रख लो, आपको दिख जाएगा कि ये तो रेशनल नंबर है। तो अब क्या होगा? √5 इरेशनल है और ये वाला नंबर हमारा क्या दे रखा है? हमको रेशनल दे रखा है। बस, तो रेशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल हो सकते हैं क्या? नहीं। तो हम क्या लिख देंगे कि हमारा अजम्पशन गलत था। जो नंबर है 3 + 2 √5 ये क्या है? इरेशनल है। क्या है ये? इरेशनल है। बस इस नंबर के लिए मैंने आपको आगे क्या दे रखे? प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखे हैं, इसको अच्छे से सॉल्व करो लपक के, है ना। PDF डाउनलोड कर लेना बेटा, बहुत काम आएगी, मैं अभी भी कह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बेटा को 2-3 क्वेश्चन दे रखे, इसलिए मैंने 1 डाल रखा उसके आगे, है ना। पहला तो डिवाइड वाला दे रखा है, क्या करना है इसमें भी? इरेशनली तो प्रूफ करना है, और इरेशनल प्रूफ करना है तो क्या मानना पड़ेगा इसको भी? रेशनल मान के P अपॉन में Q की फॉर्म में लिखो, और ये वाला स्टेटमेंट सदाबहार जो है हमारा ये भी लिखते जाएंगे हम लोग। फिर क्या करेंगे? यहाँ पर इसको उल्टा करो,
इसको पहले मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में रखूं फिर वापस ले जाऊं, बिना मतलब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन की साइज बढ़ जाएगी, सॉरी आंसर की साइज बढ़ जाएगी। तो मैंने क्या कर दिया, इसको रेसिप्रोकल, है ना, इसको पूरा जो डिनोमिनेटर था उसको न्यूमरेटर कर दिया और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दिया, है ना। रेसिप्रोकल करने से क्या हो जाएगा कि √2 ऊपर चल जाएगा और नीचे 1 रखने का कोई मतलब नहीं है, और ऊपर क्यों नीचे p भी रख लिया, तब भी कोई सवाल में कुछ बिगड़ तो रहा नहीं है। इससे हमें पता चल गया क्या कि √2 तो इरेशनल नंबर है और q और p क्या है, एक रेशनल नंबर होता है। p अपॉन में q बोलो है, q अपॉन में p बोलो, वो तो क्या रहेगा हमेशा रेशनल नंबर ही रहेगा। क्या रहेगा, रेशनल नंबर ही रहेगा। तो रेशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, और अगर रेशनल और इरेशनल कभी इक्वल नहीं हो सकते मतलब हमारा अजम्पशन गलत है, ये तो इरेशनल नंबर ही रहेगा, है ना। ये देखिए बेटा, अगर क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है ऊपर मैंने 2 लिख दिया, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर भी इधर देखिए नीचे √5 के साथ 2 दिख गया, टिपिकल कुछ भी नहीं है। मैंने अभी भी कहा है एक तरफ पूरे स्क्वायर रूट को रखो और बाकी पूरा कैसे भी करके, आपको पता है ना, जो यहाँ प्लस हो रहा है इधर माइनस हो जाएगा, जो यहाँ इंटू हो रहा है यहाँ डिवाइड हो जाएगा, करके कैसे भी करके बाकी नंबर को स्क्वायर रूट वाले नंबर से दूर कर दो, है ना। तो एक तरफ आ जाएगा पूरा रेशनल और एक तरफ आ जाएगा इरेशनल, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व कर लेना, और कोई डाउट आए तो इसका एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना के डाल रखे हैं हर क्वेश्चन के, ये डिवाइड वाले की भी डाल रखे हैं, तो आप जाके सोल्व कीजिए पीछे जाके। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब ये मल्टीप्लीकेशन में आ गया, है ना। जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लीकेशन होगा तभी वो इरेशनल ही होगा। तो क्या करेंगे, पहले इसको इरेशनल, अब अगर इसको प्रूफ करना है तो क्या मानना पड़ेगा, इसको पहले रेशनल मानना पड़ेगा। रेशनल मानेंगे p अपॉन में q की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, है ना। एक चीज लिखना भूल गया हूं यहाँ पर, आप लोग लिख देना q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, यहाँ ब्रैकेट के अंदर। फिर आगे क्या करना है, इसके मैं एक काम करूंगा, पीडीएफ के अंदर करेक्शन कर दूंगा बेटा सारे, है ना। पीडीएफ के अंदर करेक्शन हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अगला क्या दे रखा है इसमें, फिर हमने क्या करा यहाँ पर बेटा, जो 7 था यहाँ नीचे आके डिवाइड हो गया। मैंने क्या कहा था, √5 से दूर करो, रूट इस नो जो नंबर है उससे दूर करते जाओ नंबरों को, ये देखो दूर कर दिया तो √5 तो क्या हो गया, इरेशनल। और यहाँ पर हमने बता दिया कि p और q तो कोई सा भी नंबर हो सकता है इंटीजर, तो ये हो जाएगा रेशनल, है ना। ये वाली लाइन बेटा सदाबहार है, लिखना है। ये देखिए इसी लाइन से हमें पता चलेगा कि ये रेशनल है और √5 इरेशनल है, और दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, तो हमारा अजम्पशन गलत है, ये इरेशनल नंबर रहेगा। ये वाली लाइन थोड़ा आप रट्टी, है ना, ये वाली एक ये लाइन हो गई, एक ये वाली लाइन हो गई जो क्वेश्चन के हिसाब से रहेगी, और एक ये वाली लाइन है, ये तो बेटा सदाबहार लाइन है ना। ये तो लिखना ही है, आप प्रेजेंटेशन में जान कैसे आएगी फिर, है ना। अब इसके लिए आपको एग्जांपल नंबर 7 भी दे रखा है अलग से, है ना, ये आपको सोल्व करना है। और ये प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ और क्वेश्चन बना दिए, आप इसको भी सोल्व कर लीजिएगा। मैंने कहा है आंसर की टेंशन मत लेना, आंसर नहीं आए उससे मांगिए, मैं आपको कमेंट सेक्शन में पेस्ट करवा दूंगा बेटा आंसर। अब अगला क्या दे रखा है यहाँ पर, प्लस वाला है। रेशनल पे अगर इरेशनल प्लस कर देंगे तो क्या होगा, देखो वो तो रहेगा इरेशनल ही, पर वही हमारी स्टेप कहां से शुरू होगी, सबसे पहले हम इसको क्या मानेंगे, रेशनल मानेंगे। रेशनल मानेंगे तो p अपॉन में q की फॉर्म में रखेंगे, है ना, q इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, ये प्लस का 6 इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये सोल्व कर दिया, है ना। अब ये सोल्व कर दिया तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिख दो, ताकि ये हो जाएगा रेशनल और ये तो है इरेशनल, है ना। और √2 इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है। √2 इरेशनल और ये रेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। फिर क्या हो जाएगा, हमारा अजम्पशन गलत है, ये नंबर तो इरेशनल है। इसका कोई एग्जांपल नहीं दे रखा है, इसलिए मैंने क्या किया है, उससे क्वेश्चन दिया, या आप इसको सॉल्व कीजिए, है ना। 2-3 नंबर के आएंगे बेटा, फटाफट सॉल्व करना है। तो थियोरेटिकल है, एक बार दिमाग में घुस गया मतलब घुस जाएगा हमेशा के लिए, है ना। एक बार लाना पड़ेगा बेटा बस दिमाग। अभी एक प्लस का था तो एक माइनस का और आ गया, है ना। माइनस का बेटा आपकी एक्सरसाइज में नहीं है पर एग्जाम्पल में दे रखा है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल ही सॉल्व कर दिया, है ना। क्या करा हमने, वापस इसको इरेशनल प्रूफ करना है तो मानेंगे क्या, इसको रेशनल, और रेशनल मानेंगे तो p अपॉन में q की फॉर्म में लिखेंगे, है ना। और p और q क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे, और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब यह इधर सोल्व करा
तो माइनस ये प्लस का 5 था, इधर जाके माइनस का हो गया, तो √3 माइनस का बचा है ना। इसको सोल्व करा। अब बेटा याद रखना कभी भी √3 माइनस का नहीं रखना, इसलिए हमने क्या कर दिया, पूरा साइन चेंज कर दिया। तो जो चीज माइनस की थी वो प्लस हो गई और जो प्लस की थी वो माइनस। ये देखिए √3 प्लस का हो गया, p माइनस का हो गया, 5q प्लस का हो गया, और नीचे वाले में साइन चेंज नहीं होते, है ना। देखिए अब क्या हुआ, इससे हमें क्लियर हो गया कि जो यहाँ पर p और q है इंटीजर नंबर है, मतलब ये तो रेशनल है। हर क्वेश्चन में बेटा ये कर रहे, देख लेना पिछले चारों क्वेश्चन में हमने स्क्वायर रूट वाले नंबर को सेपरेट करके सभी नंबर को हम एक साइड लिया है ना, जिससे हम प्रूव कर पाए कि ये रेशनल है और ये इरेशनल है। और अगर ये इरेशनल है और ये रेशनल है, मतलब हमारा अजम्पशन फिर गलत हुआ है। हमारा अजम्पशन गलत है कि हमने इसको रेशनल माना, ये तो क्या है, इरेशनल नंबर ही रहेगा। ये प्रैक्टिस के लिए आपको अलग से और क्वेश्चन दे दिए, क्योंकि ये तो खुद ही एग्जाम्पल था बेटा, है ना, तो ये दे दिया मैंने। उसके बाद एक क्वेश्चन और इसके अंदर दे दिया है मैंने, ये माइनस में है, नीचे डिवाइड वाला, ठीक है ना। क्या करना है इस बार, माइनस को कोई ज्यादा खास नहीं दे रखा है। देखिए इसको भी हम क्या करेंगे, प्रूफ करना है, इरेशनल है ना। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या मानेंगे, सबसे पहले इसको इरेशनल नंबर और रेशनल मान लेते हैं। तो इस नंबर के आगे p अपन में q लिख दिया और ये मान लिया कि q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, है ना। q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये अब हमने क्या करा, प्लस का 4 इधर जाके माइनस कर दिया, पहले इसको सोल्व कर लिया अच्छे से। फिर क्या करा है, माइनस का जो 5 था इसको बेटा हम नीचे ले गए। आप 5 भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, साइन चेंज कर लेंगे, है ना। पर माइनस के 5q को नीचे ले गए। अब क्या कर दिया, इसके बाद मैंने पूरे क्वेश्चन के साइन चेंज कर दिए। क्या कर दिए, साइन ही चेंज कर दिए। साइन चेंज करने से क्या हुआ कि ये तो हो गया क्या, रेशनल, सॉरी इरेशनल, और ये क्या हो जाएगा, रेशनल, है ना। जो माइनस का था वो प्लस हो गया और जो प्लस का था वो माइनस हो गया। और उससे हमें पता चल गया कि इसके अंदर जो 4, 5, p, q ये तो इंटीजर नंबर है, और ये इंटीजर नंबर है मतलब क्या है, ये रेशनल नंबर है। और ये √2 क्या है, इरेशनल। देखिए ना अपन नीचे लिखते हैं, ये रेशनल, ये रेशनल, मतलब हमारा अजम्पशन भी गलत था, ये रेशनल नंबर नहीं है, ये तो क्या है, इरेशनल नंबर है ना। अब देखिए इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन दिए हैं, इसको लपक के प्रैक्टिस करना है बेटा, लपक के, है ना। आज से शुरुआत करो, क्योंकि ये लेक्चर आपको आज नहीं तो कल वापस एग्जाम टाइम पर देखना पड़ेगा, है ना। अगर आप एग्जाम टाइम पर देखेंगे इसको तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। पहले अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को सेपरेटली सोल्व कर लीजिए, ताकि एग्जाम टाइम पे ये 1 घंटे के अंदर आपको कंप्लीट मिल जाएगा, है ना। चलिए इसके आगे मैंने क्या दे रखा आप लोगों को, विश यू ऑल द बेस्ट, है ना, फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम, है ना। बोर्ड एग्जाम में बेटा आपको काफी हेल्प करने वाला है ना। इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिए। एक एक क्वेश्चन के लिए इंडिविजुअल वीडियो भी बना रखे हैं, पहले आप उनको अच्छी तरीके से देख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो थोड़ा फास्ट था तो बेटा फास्ट रहेगी ये वीडियो, LDR है, लास्ट डे रिवीजन रहेगा ये बिल्कुल। तो आप लोगों को इसको वैसे भी अभी क्वार्टरली या हाफ ईयरली एग्जाम से पहले इसको अच्छे से देखना पड़ेगा। इसके बाद मेन एग्जाम में भी इसको इसी तरीके से फटाफट देखकर सॉल्व करना है। और इसका जो PDF है इसको क्या करना है, आप लोगों को प्रिंट करा कर रखना है ना। इसको फटाफट PDF अगर आपके पास होगा और अगर आपने प्रिंट करा के इसको नोट्स रख रखे हैं तो मान के चलिए आप लास्ट डे आप 30 to 40 मिनट के अंदर इसको फटाफट देखकर सॉल्व कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, है ना बेटा। लास्ट टाइम पे हमारे पास रिटर्न प्रैक्टिस करने का मौका नहीं रहेगा। मैं कह रहा हूँ आज से रिटर्न प्रैक्टिस कर लीजिए, 3 से 4, 5, 6 मिनट के अंदर इस सवालों को सॉल्व करना सीख लीजिए अच्छी तरीके से, है ना। लास्ट टाइम पे सिर्फ हमको रिवाइज करना है कि हमारा कोई सा भी कॉन्सेप्ट हमारे माइंड से स्किप ना हो, ठीक है ना। बाकी और कोशिश करूंगा लास्ट टाइम के लिए भी कुछ बेटर बना पाऊंगा आप लोगों के लिए, है ना। चलिए मिलते हैं आप चैप्टर नंबर 2।